बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस वर्ल्ड में आपके साथ सुमेरा मिर्जा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे कि स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के ज़िम्मे बैरूनी कर्जे बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से गैर मुल्की कर्जों की तफसीलात जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा बैरूनी कर्जे बुलंद तरीन सतह पर है। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के ज़िम्मे गैर मुल्की कर्जे 89 अरब डॉलर की सतह पर पहुँच गए हैं। गुज़िश्ता साल बैरूनी कर्जों में 13 अरब 13 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। नाज़रीन, मरकजी बैंक के मुताबिक तवील मुद्दती कर्जों का हजम 59 अरब 45 करोड़ डॉलर है, जबकि IMF के कर्जों का हजम 5 अरब 91 करोड़ डॉलर है। इस पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात, उनकी राय भी ले लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, हुकूमती रहनुमा तो मुल्क की मईशत की बेहतरी के दावे करते नहीं थकते हैं। अगर मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब जा रही है तो गैर मुल्की बैरूनी कर्जों की क्या जरूरत है यहाँ पर? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, सारे साल से यही होता आ रहा है कि कर्ज पे कर्ज पाकिस्तान पर चढ़ाया जा रहा है। और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 5 साल में जब से मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, पाकिस्तान को बेइंतहा मखरूज किया गया। और ये गालिबन सोच थी कि जी ज़्यादा कर्जे लेकर मुल्क में सरमायाकारी हो, उससे मईशत बढ़ेगी और उससे आगे पाकिस्तान का माशी मुस्तक़बिल बेहतर होगा। ना मईशत बढ़ रही है उस तरह जैसे कहा गया, कर्ज पे कर्ज लेके गुजारा हुआ है। ये बहुत बड़ी गलती है और पाकिस्तान के लिए बड़ी नुकसानदेह सूरत हाल है, बल्कि मैं कहूँगा कि बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो गई है। क्योंकि इसके नतीजे में मुस्तक़बिल में लोग ये भी कहते हैं कि हमें IMF के पास वापस जाना पड़ेगा। सख्त शराइत होंगी IMF के मुस्तक़बिल के कर्जों के साथ, जो कि आम लोगों के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी करेंगी। सर, हुकूमत का तमाम तर इन्हिसार बैरूनी कर्जों पर है। हुकूमत मुकामी इंडस्ट्री के फ़रोग और पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए क्यों इक़दामात नहीं करती? ये तो देखिए कोई नई बात नहीं है। पिछले 2-3 साल में तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो बुरी तरह से क्रैश हुई हैं। कुछ तो उसकी वजह ये थी कि तवानाई का जो बहरान पाकिस्तान में चलता आ रहा है, बिजली का ख़ास तौर पे, उसकी वजह से हालात इतने ख़राब हुए हैं। लेकिन कुछ हुकूमत की पॉलिसीज़ भी हैं। मसलन कई लोग कहते ये हैं कि पाकिस्तान का रुपया अभी भी इसकी कदर में कमी की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान दूसरे उन ममालिक से मुकाबला नहीं कर पाएगा जो कि उन्हीं मंडियों में अपनी बरामदात भेजते हैं जहाँ पे पाकिस्तान की वही बरामदात जाती हैं। तो अब नतीजतन सूरत हाल बहरहाल गंभीर हुई हुई है, परेशान कुन है और इसमें से निकलने का फिलहाल कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो क्या रीजन समझते हैं कि हुकूमत दरामदात में कमी लाने और बरामदात में इजाफा करने में बिल्कुल नाकाम हो गई है? क्या हुकूमत ने दरामदात में इजाफा करने में कोई संजीदा इक़दाम नहीं किए? नहीं, हुकूमत इस मामले में बड़ी गैर संजीदा रही है और बरामदात में तो अंधाधुंध यानी इजाफा हुआ है। जो मुल्क में चीज़ें आ रही हैं, कानों को हाथ लगाने वाली बात है और यानी वही बात है कि तौबा करने वाली बात है कि इतना ज़्यादा पाकिस्तान की मईशत को एक तरह से ख़राब कर दिया गया है। और पाकिस्तान की आप किसी भी बड़ी मार्केट में चले जाएं, वहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह अंधाधुंध दुनिया जहान की बरामदात आ रही हैं, ऐसे सामान तायुश की जिसकी के रसाई आम आदमी तक बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो एक तबका है जो कि ऐसी चीज़ों को ख़रीदता भी है, उनके पास पैसे भी हैं और उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो कि टैक्स नहीं देते। तो एक बड़ा बेहंगम सी सूरत हाल हुई है। सर, हम देखते हैं कि हुकूमत कर्ज लेती है, फिर कर्ज की किस्त अदा करने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। बैरूनी कर्जे वसूल करने की पॉलिसी तो हुकूमत के पास होती है, लेकिन क्या कर्ज वापस करने की कोई हिकमत अमली हुकूमत के पास नहीं है? हुकूमत कहती है कि कर्ज वापस करने की हिकमत अमली है, लेकिन वो बज़ाहिर नज़र कहीं नहीं आती। उसी वजह से तो वही तो वजह है कि ये हालात इतने यानी परेशान कौन है। अगर थोड़ी सी बेहतर हो जाती सूरत हाल तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरी हो सकती थी, लेकिन फ़िलहाल वो बेहतरी होती हुई नज़र नहीं आ रही क्योंकि हिकमत अमली नहीं है। और अब तो जैसा आप जानती हैं इलेक्शन का साल है, तो इसमें तो मुश्किल फैसले वैसी हुकूमत के लिए करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक गंभीर सूरत हाल है, उसमें से कैसे निकलेंगे फिलहाल तो निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आती। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, साथ ही रहिएगा।
ब्रेक बाद एक बार फिर से आपको नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं और हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को ज़राई खुद किफ़ालत से हमकिनार करने में पाकिस्तानी साइंसदानों और मुल्की कंपनीज ने मल्टी नेशनल और गैर मुल्की फार्म्स पर पहली मरतबा सबकत हासिल करते हुए मकई के शोबे में खुद किफ़ारती पैदावार हासिल करने के लिए तजुर्बात में 100% कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान में मुकामी वसाइल से आला क्वालिटी का बीज भी तैयार हो रहा है। पाकिस्तान में मकई की पैदावार 61 लाख सालाना से तजावुज़ कर गई है और मुस्तकबिल में मुकामी बीज से पैदावार में 100 ता 300% तक इजाफा मुमकिन है। नाज़रीन, पाकिस्तानी बीज दरामद सस्ता और मयारी है, जिससे पैदावारी को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है खालिद खोखर साहब। आप चेयरमैन किसान इत्तेहाद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, खुशाइंद बात है कि मुकामी बीज से पाकिस्तान मकई में खुद कफील हो गया है। आपके नज़दीक पाकिस्तान के लिए कितना पॉजिटिव स्टेप है? जी, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छी इस वक्त बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान मक्की में खुद कफील है। इसमें मकामी बीज ही सिर्फ नहीं बल्कि शुरू में इसमें मल्टीनेशनल कंपनी आई जिसमें मोनसेंटो है, पायनियर है, सिजेंटा है, ये हाइब्रिड सीड लेके जिससे पैदावार में इजाफा हुआ। और दूसरी वजह बनी कि पाकिस्तान में कॉटन फेलियर की वजह से कॉटन एरिया में, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी को ले लें, एक वक्त था कि पूरा सूबा सिंध से विहाड़ी की कॉटन की पैदावार ज्यादा थी। आप वहाँ कॉटन नहीं, सारी मेज मक्की हो रही है। अभी हमारी पैदावार अमेरिका के बराबर नहीं आई, वहाँ 150 मन फी एकड़ एवरेज पैदावार है और हमारी इस वक्त भी 40-50 मन एवरेज पैदावार है जो हमारी इस वक्त पाकिस्तान में। अभी हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन मैं एक चीज की गुजारिश जरूर करूंगा कि जितनी यहाँ पे मक्की हम आगे आगे लेके जा रहे हैं, कहीं इसका हाल भी गन्ने वाला ना हो। जिस तरह गन्ने का काश्तकार इस वक्त जहरीलो ख्वार हो रहा है, कल को मक्की का काश्तकार भी ना हो। हमें कॉटन को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि कॉटन ही हमारी जो मईशत में मेन जिस चीज का किरदार है, जिस फसल का किरदार है, वो कॉटन का है। क्योंकि हमारी जो तकरीबन 90% इंडस्ट्री है वो कॉटन बेस्ड है। सारी कॉटन है, टेक्सटाइल ले लें, आप ऑयल की ले लें, कोई भी ले लें, जिनिंग होगी, स्पिनिंग होगी, ये सारी कॉटन पे है। हम कॉटन में पीछे जा रहे हैं, मेज हमारी आगे आ रही है। तो मेरी तो एक हुकूमत से सबसे गुजारिश है कि हम कॉटन पे काम करें, कॉटन को आगे लेके आएं, कॉटन को दोबारा वापस लाएं। तो वो कॉटन हमारे हाथों से जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, और यही वजह है कि आज हमारी जो बरामदात में कमी हो रही है वो सिर्फ वजह कॉटन है। क्योंकि हुकूमती तरजीहात में ज़राअत नहीं है, बिल्कुल ही ज़राअत को इस हुकूमत ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। रिसर्च नहीं हो रही किसी लेवल पे और कॉटन पे खसूसन नहीं हो रही। मेज़ के लिहाज से मैं ये कहूँगा कि इसमें हम बिल्कुल कोई शक नहीं खुद कफील हो चुके हैं। इसकी जोनिंग की जाए, एरिया बाकायदा स्पेसिफाई किया जाए कि इस एरिया में आप मेज लगा सकते हैं, बाकी एरिया पे कॉटन हो। अब देखें ना, एक वक्त में 60 में जोनिंग की गई कि जी आप के पत्तों की से लेके रहीबियर खां तक गन्ना नहीं होगा, शुगर मिलने लगेगी। सारी कॉटन एरिया में शुगर मिलने लग गई। आज क्या पोजीशन है कि वही चीनी हमारे पास सरप्लस है, उसको एक्सपोर्ट करने पे हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब रिबेट दे रही है उस पर, उसको एक्सपोर्ट करने में, जबकि कॉटन हम ड्यूटी फ्री वहाँ बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल फिर भी ये बात खुश आइंद है कि चलो हम किसी चीज़ में, गंदम में हम अल्हम्दुलिल्लाह सरप्लस है, मकई में हम खुद कफील हो चुके हैं, चावल में हम सरप्लस है। लेकिन मेन फसल जो हमारी कॉटन है उसमें अभी हम खुद कफील नहीं, बल्कि हम जो 92 हमारी प्रोडक्शन थी कॉटन की, उससे आज हम बहुत पीछे चले गए हैं, बजाय आगे जाने के पीछे चले गए हैं। तो बहरहाल मेरी ये गुजारिश होगी कि हम कॉटन को भी तरजीहात में ले आए। सर, पाकिस्तान में मकई की पैदावार 61 लाख सालाना से अब तजावुज कर गई है। मकई मुल्की मईशत की बेहतरी में किस हद तक अपना किरदार अदा कर रही है? देखिए जी, मकई मैं वही पहले आपसे अर्ज करूँ, मकई की एक खास हद तक आप उसको यानी कि खुराक में इस्तेमाल खुद भी करते हैं, अपने मुर्गियों की खुराक में इस्तेमाल होती है, बाकी चीज़ों की खुराक वनडे में इस्तेमाल होती है। तो मकई में हम खुद कफील हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी पैदावार काफी बड़ी है क्योंकि हमारा एरिया बड़ा है, मक्की का पैदावार नहीं बड़ी, एरिया बढ़ गया उसमें हाइब्रिड सीड आने की वजह से पैदावार भी बढ़ी है। एरिया हमारा बड़ा, कॉटन एरिया पे मक्की आ गई सारी। हमें अब ये सोचना चाहिए कि हमने कपास को कैसे वापस लाना है। मकई में तो हम खुद कफील हो गए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमने कपास को वापस लाए, इसकी जोनिंग की जाए, एक एरिया स्पेसिफाई किया जाए कि इस एरिया में हम मेज लगा सकते हैं, बाकी एरिया भी ना लगे। तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशरात, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा, खुशाइंद बात है कि मुकामी बीज से पाकिस्तान मकई में खुद कफील हो गया है। आपके नजदीक पाकिस्तान के लिए कितना पॉजिटिव स्टेप है? अचीवमेंट है, क्योंकि दुनिया में मकई की जो प्रोडक्शन है और मकई की जो जूदियत है, यानी जो आइटम है एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो इतनी अच्छी है कि ये इसकी प्राइसिंग हमेशा अच्छी रहती है और इससे जो चीज़ें कंज्यूमर्स के लिए निकलती हैं वो भी हाई एंड की होती हैं। तो मेरे ख्याल में ये
अचीव करना बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि अब ये जो पेरिशेबल आइटम है इसमें ऐसा एक सिस्टम बनाए कि ये फार्म से मार्केट तक पहुंचते पहुंचते ख़राब भी ना हो। क्योंकि देखिए अभी आपका गन्ने का जो क्राइसिस है, कितना गन्ना हो गया और शुगर इंडस्ट्री ने नहीं खरीदा और फिर उनको जलाना पड़ा, कहीं सड़ गया और सूख गया। तो ये जो क्रशिंग लेट हुई इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको बड़ा नुकसान हुआ। तो ये भी अब गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि ये जब चीज़ें पैदाइश में ज़्यादा हो जाती हैं तो इसको स्टोर करना, इसको मार्केट तक पहुंचाना, इसकी जो ग़िज़ाइयत है उसको बरकरार रखना और कंज्यूमर तक पहुंचाना। पाकिस्तान में मकई की पैदावार 61 लाख सालाना से अब तजावुज कर गई है। मकई मुल्क की मईशत की बेहतरी में किस हद तक अपना किरदार अदा कर रही है? 61 लाख टन से ऊपर जाना ही पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है और ये जो है आप समझें कि हर चीज़ जो 22 करोड़ आवाम के लिए पैदा हो रही है और उसमें अगर हम खुद कफालत लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपना वो मुल्क हो जाएगा जिसको बाहर से कोई भी पेरिशेबल आइटम इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। बीच में आपको पता है टमाटर का क्राइसिस आया था और हमें इंपोर्ट करना पड़ा इंडिया से। फिर उससे पहले एक था प्याज का और आलू का आया था, उसमें भी हमको इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ा। तो जब आपके एग्रीकल्चर बेस जितना मजबूत हो जाएगा कि आपको अपनी आवाम को खिलाने के लिए पूरी खुद कफालत हो जाएगी तो फिर आपको इंपोर्ट के बिल जो आते हैं, जो डॉलरों में आते हैं, उससे बचत हो जाएगी। सर, हम देखते हैं कि गंदम और चावल के बाद मकई तीसरी बड़ी फसल है जिसकी मुल्की पैदावार का 85% पंजाब में पैदा होता है। क्या समझते हैं, क्या हुकूमत मकई के काश्तकारों को बेहतर सहूलतें फराहम कर रही है? ये तो इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत नहीं सहूलतें दे रही किसी किस्म के भी फार्मर्स को जो प्रोडक्शन लाते हैं, चाहे वो चावल के हों, गंदम के हों, मकई के हों कि शुगर के हों। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अभी जो आपने देखा कि 3 महीने पहले जो शुगर के क्राइसिस हुए कि गन्ना पाकिस्तान ने बहुत अच्छा अचीव किया। गन्ने को गवर्नमेंट ने कहा कि 182 रुपया पर आप लें और पर मन, लेकिन जो शुगर इंडस्ट्री थी उन्होंने कहा हम 140 से ऊपर नहीं लेंगे और इसमें तो कई जगह पर खबर यह भी आई है कि सिंध में तो 118 से ऊपर नहीं ले रहे थे। तो गवर्नमेंट को तो ये इन फार्मर्स को बचाना और संभालने के लिए ज़रूरी है कि उनको सहूलतें दी जाए और वो अगर सहूलतें नहीं दी गई तो फिर ये आपकी इंडस्ट्री जो है एग्रीकल्चर बेस्ड जो पूरे पाकिस्तान को खिलाती है, स्पेशली पंजाब की, ये ख़त्म हो जाएगी। तो सर, ये बात भी इग्नोर नहीं की जा सकती, गुज़िश्ता चंद बरसों से पाकिस्तान की ज़रई मसनूआत की बरामदात में कमी आई है। आपके नज़दीक इसकी रीज़न क्या है? बिल्कुल सामने वजह है कि आप अगर अपने हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और आपका एग्रीकल्चर बेस जो है वो स्ट्रांग हो रहा है तो आपको बाहर से फिर वो चीज़ इंपोर्ट करने की जरूरत है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।